नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को लेकर देश में विरोध की आवाजें तेज होती जा रही हैं और अब उनके डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनके कारण मोदी की पहले हिल रही कुर्सी और अस्थिर होती हुई नजर आ रही है, यानी डगमगा रही है, गिरने वाली है, ये कह सकते हैं। इधर जिस नीति आयोग को मोदी ने 2047 के विकसित भारत पर काम करने के लिए लगाया, उसकी जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसमें भी वही आरोप सच हो रहे हैं जो विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर लगा रहा है। यानी इस समय नरेंद्र मोदी के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है और इसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो फिर से आ रही है, यानी जंतर मंतर पार्ट 2 की घंटी बज चुकी है, जिसके बाद मोदी चैन से कैसे बैठ पाएंगे ये देखना होगा। वैसे भी राहुल गांधी के कारण मोदी को पल भर का चैन नहीं है और उनके मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, छोटे बड़े कार्यकर्ता सब दिन रात बैठकर राहुल गांधी को ही देखते रहते हैं कि राहुल कुछ बोलें और वो सब मिलकर राहुल गांधी को घेरें। लेकिन राहुल गांधी तो मानो मोदी की रग रग से ऐसे वाकिफ हैं कि उनकी सच्चाई बार बार दुनिया के सामने रख देते हैं। आइए जरा इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए जरा। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने। The president and I, and he asked me, he goes, what are the Indians going to raise? And we went over some topics, and he said, did they have any asks? And the MEA had one ask. He said, and it was, let's bring in the media, but let's not do a full press conference. No questions. तो सुन लिया आपने, इसमें राहुल गांधी का पहले का वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया है कि मोदी सवालों का सामना करने से कैसे घबराते हैं और अब अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप से यही अपील की गई थी कि मीडिया को भले बुला लीजिए लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें, मगर ट्रंप वादा भूल गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह खुलासा इस समय जानबूझकर सर्जियो गोर ने किया है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि देश में मोदी विरोधी हवा बह रही है। क्या ट्रंप फिर मोदी के साथ कोई गेम खेल रहे हैं? खैर, ट्रंप और मोदी अपनी दोस्ती में एक दूसरे से कैसे निपटते हैं ये तो वक्त बता देगा, लेकिन इधर सीजेपी का ये ऐलान देखिए। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि 5 सितंबर को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला जाएगा जो इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर जाएगा। सीजेपी का आरोप है कि भारत सरकार ने 25 जुलाई को, जो पिछला महीना जो बीता है और आज 24 अगस्त है, यानी ठीक लगभग महीने भर पहले कह सकते हैं क्योंकि आज 1 महीना पूरा हो रहा है, तो 25 जुलाई को 1 महीना पहले युवाओं से जो वादा किया था भारत सरकार ने, उन वादों को पूरा नहीं किया है। सीजेपी ने कहा है कि सरकार के वादों के बाद भी युवाओं ने सद्भावना दिखाते हुए अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था। सौरभ दास जो प्रवक्ता हैं सीजेपी के, उनके मुताबिक इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। इसमें देश भर से आए छात्रों, युवा संगठनों और युवा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। सीजेपी ने कहा है कि हम जेन जी युवा प्रदर्शनकारियों और मृतकों के परिवारों के साथ विश्वासघात स्वीकार नहीं करेंगे। 5 सितंबर इंडिया गेट, युवा एक बार फिर जुटेंगे, ये यहां कह रहे हैं सौरभ दास। सोचिए दोस्तों कि एक बार महीने भर के लिए 36 दिन लगातार युवा जुट गए जंतर मंतर पर, तो मोदी सरकार के एक मंत्री की विदाई हो गई और दूसरे की कुर्सी ऐसी हिली कि वो सदन के भीतर आए ही नहीं। मानसून सत्र सूखा चला गया। अब फिर से युवा जुटेंगे तो मोदी सरकार का हाल कैसा हो जाएगा? वैसे सीजेपी ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। सीजेपी ने चिट्ठी लिखकर क्या कहा है, जरा ये देखिए। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं, यहां पर साफ साफ, कि एक लोकतंत्र के नागरिक के तौर पर
हमें ये जानने का अधिकार है या साफ साफ कि हम उम्मीद करते हैं कि हर राज्य के शिक्षा मंत्री इन सवालों का जवाब दें और जानकारी को सार्वजनिक करें। भारत का भविष्य उस शिक्षा पर स्थिर निर्भर करता है जो हम अपने बच्चों को देते हैं। अब समय आ गया है कि सरकारें पब्लिक एजुकेशन को वो प्राथमिकता दें जिसकी वो हकदार है। यहाँ पर साफ साफ इसके अलावा यहाँ इनका कहना है कि एक लोकतंत्र के नागरिक के तौर पर हमें ये जानने का अधिकार है कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और इसके बाद वो कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हर राज्य के शिक्षा मंत्री इन सवालों का जवाब दें। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समय आ गया है कि सरकारें पब्लिक एजुकेशन को वो प्राथमिकता दे जिसकी वो हकदार है। तो सरकारों को अब जवाबदेही निभानी होगी, ये ऐलान जनता ने कर दिया है। मोदी सरकार वादे करने और फिर मुकरने के अपने पैटर्न पर चलती रही तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये भी दिख रहा है, ये भी नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। उसके एग्जाम्पल्स पिछले महीने 2 महीने में आपने देख लिए। जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट से भी देश में जो है एक हड़कंप मचने की उम्मीद है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसमें यह कि देश में 15 से 29 साल की उम्र के 8 करोड़ 70 लाख युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं न ही नौकरी या ट्रेनिंग में हैं। देखिए 15 से 29 साल की उम्र के लगभग 9 करोड़, देख लीजिए 8 करोड़ 70 लाख यानी लगभग 9 करोड़ युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं न ही नौकरी कर रहे हैं न ही कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जो झूठ का जो वादा था, झूठा वादा, उसकी पोल भी खुल गई है। आज प्रियंका गांधी संसदीय समिति की बैठक के लिए संसद पहुंची थी तो उन्होंने यही कहा कि हालात ठीक नहीं हैं। आइए जरा प्रियंका गांधी को सुनिए। Employment. When we already know that the unemployment rates are the highest they've ever been in 40 years. That's a public fact already. Right. So now that government data has come, ma'am, how do you see that? Well, it's very clear that there's a lot of unrest, there's a lot of disappointment and frustration amongst the youth. We've seen that in the student protests. Right. It's a combination of a failed education system and no job creation in the last 12 years. Right. So there's been no emphasis on manufacturing, there's been no emphasis on MSMEs, and there are certain policies which are crippling small businesses, people who are other job providers, even the agricultural sector. So I think it's something that at least we have been raising for a while. And तो यहां प्रियंका गांधी कह रही हैं कि पिछले 40 वर्षों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है और यह साफ है कि युवाओं में बहुत बेचैनी है, निराशा है, हताशा है। जाहिर है कि यह हताशा अब अलग अलग आंदोलनों और प्रदर्शनों में दिखाई दे रही है। तो क्या मोदी सरकार के लिए अब बचने और टिकने के मौके कम हो चुके हैं? आज इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत में आपने देखा सर्जियो गोर की बात हमने दिखाई। सर्जियो गोर इकोनॉमिक टाइम्स के एक कार्यक्रम में गए थे, वहां बोल रहे थे। और सर्जियो गोर ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री भी वहाँ थे जो कभी बुलडोजर पे चढ़ के फ़ोटो खिंचा रहे थे नरेंद्र मोदी के साथ, वो भी नरेंद्र मोदी की वहाँ तारीफ करते हुए नज़र नहीं आए। बोरिस जॉनसन की बात कर रहा हूँ, वो भी थे इस कार्यक्रम में। आखिर ऐसा क्यों है? और सर्जियो गोर ने जो कहा, अगर वीडियो हो तो दिखा सकते हैं, मैं अपनी टीम को कहूँगा कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जब उन्होंने इधर से MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय कहें, विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को कहा गया कि प्रधानमंत्री कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ये कहा गया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी। ये दरअसल अमेरिका नहीं बल्कि G7 की बैठक में ये फ्रांस की तस्वीर है वहाँ पर। और चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली डोनाल्ड ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी पर्ची पकड़े रह गए। ये तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। और इसकी पोल खोल रहे थे सर्जियो गोर जो राजदूत हैं भारत में और चहेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, भेजे गए हैं स्पेशली। और न सिर्फ भारत बल्कि वो भारत के आसपास के देशों के भी राजदूत हैं, यहीं से सब कुछ देख रहे हैं। अभी गए थे
इधर जम्मू कश्मीर श्रीनगर में थे सर्जियो गोर, और सर्जियो गोर ने कहा था कि भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू और कश्मीर। पहली बार अमेरिका का ये बयान भारत के पक्ष में आया था, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये बयान भी, आज का जो बयान था सर्जियो गोर का, जो आपने शुरुआत में देखी, वो बयान भी पहली बार ही आया है और इस पिछले 12 सालों में, 12 वर्षों में, जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो जब चाहे तब करते हैं। आधे से ज़्यादा मीडिया के लोग भले डोनाल्ड ट्रंप उनको गाली देते रहें, उनके साथ नाराज़गी जाहिर करते रहें, लेकिन उसके बाद भी वो व्हाइट हाउस में बैठे रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनसे बात करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो भी रहे, कम से कम मीडिया से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने पर्ची लेकर बैठते हैं मगर बोल नहीं पाते हैं। चेहरा आप देख लीजिए, एक ये और दूसरा कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान 5 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च, और अगर इसको सफल होने नहीं दिया गया तो फिर आंदोलन, फिर से जंतर मंतर पार्ट 2। क्या मोदी के लिए विदेश से बुरी खबर जो है वो तो आप देख ही रहे हैं, और दूसरा देश में नए आंदोलन का ऐलान हो चुका है। चर्चा इसी पर करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, हमारे 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं। आज जरा अमलेंदु जी आपसे शुरुआत करते हैं। अमलेंदु जी, जरा हर बार आप बाद में आते हैं, कहीं हमारे साथी लिखते हैं कि आप अमलेंदु जी को भाव ही नहीं देते हो, पीछे रह जाते हैं। आज आपसे शुरुआत करते हैं। अमलेंदु जी, जरा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी देश में तो फंसे ही हैं, विदेश में ये क्या चक्कर हो गया कि विदेश से भी, और जब इसी दिल्ली में बैठकर अमेरिका के साथ क्या दुश्मनी कर ली नरेंद्र मोदी ने? सब कुछ तो बेच दिया, सब कुछ जो चाहा वो दिया, उसके बाद अब यही रह गया था, सब कुछ लुटा दिए, बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद क्या यही मिला? वो एक गाना आया था बहुत पहले, क्या सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ऐसे ही था कुछ, मेरे प्यार ने ही लूट लिया यार का, प्यार यार का, कुछ ऐसा था। आपको ज्यादा, आप गाने के शौकीन हैं, आपको ज्यादा याद होगा, आप सुना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसी नौबत दिखाई दे रही है? हम आएंगे कॉकरोच जनता पार्टी के ऐलान पे भी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है जो विदेश से आई हमारे देश में, और ये दुर्भाग्यजनक है। हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना हम अपने देश में जितना करें, विदेश में आलोचना नहीं होनी चाहिए। अमलेंदु जी। राजीव जी, बिल्कुल, हम लोग लगातार ये बात करते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो प्रधानमंत्री वहां नरेंद्र मोदी की हैसियत से नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री वहां भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से जाते हैं, और वहां अगर उनका कोई अपमान होता है तो वह भारत का अपमान है। इसको हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, और ये एक बहुत सैद्धांतिक सी बात है कि बाहर जब आप भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे हैं तो वहां भारत के प्रधानमंत्री का अगर अपमान होगा तो भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब जा रहे हैं सरकारी यात्रा पर, तब आप संघ के स्वयंसेवक की हैसियत से नहीं जा रहे हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से जा रहे हैं, तो आपका भी व्यवहार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री की तरह ही होना चाहिए। आपका व्यवहार भी जो है वो संघ के स्वयंसेवक की तरह नहीं होना चाहिए, जो कि अक्सर आपका व्यवहार संघ के स्वयंसेवक की तरह होता है। प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरे पर होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर विदेशी दौरे पर होते हैं, उस समय जाकर प्रधानमंत्री भारत का भी अपमान करते हैं और विपक्ष का भी अपमान करते हैं। ये हमने लगातार, राजीव जी, देखा है कि किस तरीके से जब विदेश जाते हैं प्रधानमंत्री तो वहां से हमले प्रधानमंत्री यहाँ विपक्ष के ऊपर करते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री बाहर जाएं और बाहर से इस तरीके के हमले करें। लेकिन अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रहा है उनका, राजीव जी, खेल, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो सबसे ज्यादा अपमान प्रधानमंत्री का ये किया कि अब तक लगभग 100 बार के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने रुकवाया और ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने की घोषणा उन्होंने करवाई, और वरना काफी लोग मारे जाते। ये कई बार कह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। ये लगभग 100 बार के आसपास वो कह चुके। जितनी बार वो इस बात को कहते हैं उतनी बार वो नरेंद्र मोदी का भी अपमान करते हैं, और नरेंद्र मोदी का अपमान करते हो या ना करते हो, लेकिन भारत का अपमान करते हैं, और नरेंद्र मोदी उस पर एकदम खामोश रहते हैं।
तो ये भी राजीव जी समझा सकता है कि नरेंद्र मोदी की उनकी कुछ भी व्यक्तिगत दोस्ती हो डोनाल्ड ट्रंप से, साथ में बचपन में मगरमच्छ पकड़ते रहे हो दोनों वडनगर में, हमें नहीं मालूम कि कितने मगरमच्छ दोनों ने मिलकर पकड़े, कितनी उनकी पुरानी दोस्ती है। लेकिन जैसा कि दावा है कि बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, तो अगर ये अच्छे मित्र हैं तो आपकी दोस्ती क्या होगी? राजीव जी, अभी जो रचनात्मक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था जिसमें राहुल गांधी ने समझाया था कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति क्या है, तो ये राजीव जी जो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है, राहुल गांधी ने जो समझाया था, राहुल गांधी के उस वक्तव्य पे एक तरीके से सर्जियो गोर ने मोहर लगा दी है कि हाँ, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति इसी तरीके की है कि नरेंद्र मोदी गले जाकर पढ़ते हैं और उनकी कोई बात मानता नहीं है। गले पढ़ना ये होता है राजीव जी। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने जब पूछा गया कि आपकी कोई डिमांड, आप क्या चाहते हैं, तो आपने जब बताया, तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि भाई वहां एक टेलीप्रॉम्प्टर भी रखवा देना? ये तो राजीव जी भारत के विदेश मंत्रालय की कमजोरी है। जब मालूम है कि मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पाते, हाथ में पर्ची हो तब भी नहीं बोल पाते, तो वो हाथ में बेचारे पर्ची देखे जा रहे और बोले क्या? वो पर्ची में देख करके पता नहीं पर्ची में क्या लिख दिया किसने, जो उनकी समझ में नहीं आया। वहां टेलीप्रॉम्प्टर कम से कम होता तो वहां कुछ बोल भी सकते थे मोदी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर, भले ही वो विदेशी मीडिया के कैमरों में आया था कि टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर की मांग जो थी वो करनी चाहिए थी भारत के विदेश मंत्रालय को, जो भारत के विदेश मंत्रालय ने नहीं की। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात राजीव जी ये है कि जिस समय मोदी जी भारत की अंदरूनी राजनीति में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, विपक्ष कह रहा है कि थोड़े ही दिनों के मोदी जी मेहमान हैं, सरकार के खिलाफ छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन होकर चुका है, सरकार को झुकना पड़ा है छात्रों के सामने, ऐसे समय में मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत यहाँ जो हैं, अमेरिका के जो राजदूत हैं सर्जियो गोर, उनको ये बातें कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये राजीव जी बड़ा सवाल है। और इससे लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप खुलकर भारत की अंदरूनी राजनीति में भी हिस्सा ले रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए, और नरेंद्र मोदी को जितने ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी उनकी दोस्ती उनके ट्रंप के साथ है, तो उसको मनाए जो भी ट्रंप है। लेकिन मुझको लगता है राजीव जी ऐसा है कि जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का अमेरिका में, इससे पहले तो मोदी जी ने वहाँ नमस्ते ट्रंप और क्या क्या वो हाउडी ट्रंप ये सब करवा लिया था, लेकिन इस बार मोदी जी को लगा कि शायद कमला हैरिस आ जाएंगी, तो मोदी जी ने एक तरीके से कहा जाए ट्रंप के साथ धोखा कर दिया, गए नहीं, उस तरीके से अपील भी नहीं की, लग रहा था कि कमला हैरिस आ जाएंगी, लेकिन ट्रंप लौट कर आ गए। तो ट्रंप जो है उस विश्वासघात कह लीजिए या मोदी जी का उनको समर्थन ना देना, जो भी कह लीजिए, ट्रंप शायद उस बात को भुला नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी ने उनकी उस समय मदद नहीं की, तो इसलिए वो पलटकर मोदी जी के ऊपर इस तरीके से प्रहार करते हैं। सर्जियो गोर का इस समय ये खुलासा करना राजीव जी, ये शुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप का हमला आप समझ लीजिए। यानी एक तरीके से राहुल गांधी ने जो पहले कहा, जिसको हम लोगों ने दिखाया भी कि नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने उसको देखा है, वो कितना उसके अंदर है वो नहीं बोल सकते, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और यही बात अगर हमारा विदेश मंत्रालय जो है वो कह रहा है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है, और डोनाल्ड ट्रंप अब भूल गए या डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के ये किया राजीव जी, अब इसके बारे में भी तो नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि ये भारत के विदेश मंत्रालय से कहा गया कि प्रेस खुदा भली लीजिए लेकिन आप सवाल मत लीजिए। और इतना ही नहीं, सवाल भी लिया, एनी क्वेश्चन, उसके बाद 45 मिनट तक बात की। अब मोदी जी जो है गूंगी गुड़िया की तरीके से बैठे रहे, कहा तो कहते थे मनमोहन सिंह, वो जो मनमोहन सिंह राजीव जी किसी भी विदेशी दौरे पर ऐसा कभी नहीं हुआ, आपने तो उनके साथ कई यात्राएं की हैं, कि नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाकर मीडिया से बात नहीं की हो और अपने जहाज में भारत की मीडिया से बात नहीं की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने कभी बात ही नहीं की, भारत की मीडिया से भी बात नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बाहर जाकर भी नहीं करते हैं। और इसको लेकर राजीव जी कितना ज्यादा उत्पात मचाया मोदी जी के समर्थकों ने, जब नॉर्वे में जाकर उनके साथ हेले लिंग, जिनका हम लोगों ने इंटरव्यू भी किया था, वो पत्रकार थी, प्रशांत जी ने उनका इंटरव्यू किया था, हेले लिंग ने सवाल पूछ लिया कि आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि वो विजुअल खूब वायरल हुए कि भारत के जो अधिकारी गए हैं वो रोक रहे हैं उन हेले लिंग को लिफ्ट में भी बढ़ने से, वो लिफ्ट में बढ़ते समय भी सवाल पूछ रही हैं। तो ये जिस तरीके से हुआ, तो ये इस पे एक कहा जाए सर्जियो गोर ने ये मोहर लगा दी कि नरेंद्र मोदी वास्तव में कमजोर प्रधानमंत्री हैं, वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते, उनके अंदर देश चलाने की क्षमता नहीं है, जो भारत का विपक्ष कहता रहता है। उस पर एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर के जरिए मोहर लगा दी है। अब देखना है कि मोदी जी अब कभी मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से तो गले पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं।
जी, ये बड़ा सवाल है। जरा स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं, आखिर क्या जरूरत पड़ी इस समय सर्जियो गोर जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं उनको ये वक्तव्य, ये बयान देने की क्या जरूरत पड़ी? इसको कैसे आप देखते हैं स्वामी जी? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में मैं बहुत देर से इस बात को सोच रहा था और बहुत सारे बुद्धिजीवियों से मैंने ये जानने का प्रयास किया इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। देखिए, मुझे जो नजर आता है इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि जो पुणे के अंदर राहुल गांधी की छात्राओं के साथ मीटिंग अमेरिकन ने देखी होगी और उनको फीडबैक मिला होगा कि आज के तारीख में मुझे याद है जब अमिताभ बच्चन एच.एन. बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद के अंदर इलेक्शन लड़े थे और अमिताभ बच्चन का इतना ज्यादा क्रेज था कि लड़कियां अपने दुपट्टे सड़क पे बिछा देती थी और बिल्कुल पागलपने की स्थिति में रहती थी। ये मैंने देखा कि हमारी बच्चियां देश की आज के तारीख में देश का भविष्य देखती हैं राहुल गांधी के अंदर। आपको देखा ही होगा आपने वो वीडियो, एक टीनेजर लड़की 14-15 साल की लड़की इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेती है, फिर उनके गाल पे प्यार कर लेती है, भाई की तरह, एक बहन की तरह अपने भाई को प्यार करती है। मतलब क्रेज है इस समय राहुल गांधी का। लड़कियां जैसे मुट्ठियां बांध के राहुल गांधी का समर्थन कर रही थी। या तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को यह पता चल गया है कि अब हिंदुस्तान के अंदर ये जेनजी और जेन अल्फा का जो आंदोलन है ये सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने को अपने को तैयार करना होगा, क्योंकि अगर वो मोदी जी के साथ लगे रहे तो अमेरिका को भी नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, मोदी जी ने, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, चीन से अपने रिश्ते तोड़ लिए, जबकि चीन के साथ ब्रिक कंट्रीज के अंदर ये निर्णय हो गया था हम डॉलर को चैलेंज करेंगे। ईरान से अपने रिश्ते तोड़ लिए, केवल अमेरिका और इजराइल के चक्कर में बाकी विश्व अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए, यहां तक कि रशिया से और ईरान से भी तेल खरीदना बंद कर दिया। अब देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी मुंह को मोड़ लें उसके बाद मोदी जी की तो एक बात तो देखिए, मुझे विकल्प ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझ गए हैं कि भारत के अंदर अब सत्ता बदलने वाली है, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशनिंग चेंज कर ली। एक विकल्प तो ये है। दूसरा, मुझे ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड डील के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वहां उमेटने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ ऐसी कंडीशंस उसमें डाल रहे हैं जो मोदी जी जानते हैं कि हमारे देश के किसान सड़क पे आ जाएंगे अगर उस कंडीशन को भारत ने स्वीकार कर लिया। क्योंकि पहले भी जो लग रहा था कि ट्रेड डील के अंदर जो समझौते हो रहे हैं वो भारत के हितों के खिलाफ हैं और अमेरिका के हितों के समर्थन में हैं, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन शायद हो सकता है कि मोदी जी उसका विरोध कर रहे हो, उस पर रेजिस्ट कर रहे हो और डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा कर दिया हो जो मैंने पहले कहा था कि जिस दिन चाहूंगा तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगा। अभी तो बेटा एक किस्त आई है, बहुत सारी किस्तें आएंगी। जैसे राहुल गांधी ने कहा, अभी तो हिंदुस्तान के अंदर 800 मीटिंग्स होनी है। अभी तो 4 मीटिंग के बाद अगर ये स्थिति बन गई है, हमारे देश के बच्चे देहरादून के अंदर, कोटा के अंदर, प्रयागराज के अंदर, पुणे के अंदर लाखों की संख्या में उमड़ रहे हैं और देश की आबो हवा बदल गई है। तो अगर ये 800 मीटिंग्स होंगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये दो कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा संभावना इस बात की लगती है विश्व पटल पे हर देश अब ये समझ रहा है उनको रिपोजिशनिंग करनी होगी भारत से रिलेशन में। और देखिए, ये मैं बिल्कुल एक निर्विवाद सत्य इस बात को मानता हूं, भारत को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। चाइना भी इग्नोर नहीं कर सकता, अमेरिका भी इग्नोर नहीं कर सकता, रशिया भी इग्नोर नहीं कर सकता। क्योंकि पिछले, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, 2010 से लेकर 2030 का ऐसा समय है जबकि भारत विश्व के केंद्र बिंदु बन सकता था डेवलपमेंट का। 12 साल हमने गंवा दिए हैं, 4-5 साल और बाकी हैं। लेकिन अगर ये 20 साल हमने अगर 2030 तक अगर अपने में रद्दोबदल नहीं किया नीति में और अपने को मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाया जो विश्व में बनाना चाहता है, हम लोग जो हमारे पास मौका था, जिसको वियतनाम ने झटक लिया, उसको साउथ कोरिया ने झटक लिया, उसको बांग्लादेश ने झटक लिया, तो वास्तविकता में ये रिपोजिशनिंग पूरा वर्ल्ड कर रहा है। अभी तो आपको सर्जियो गोर का ये स्टेटमेंट आया है, 2-4 दिन में विश्व के बड़े बड़े नेताओं का स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि उन्हें समझ गया है कि अब उनको जो लिंकेज करना है वो राहुल गांधी से करना है। मोदी जी अब बीती हुई चीज है, जो राहुल गांधी ने कहा था कि भविष्य से कभी भूतकाल लड़ नहीं सकता। मेरे ख्याल से अमेरिका ने भी पोजीशनिंग कर ली है, अब भूतकाल से नहीं, वो भविष्य की बात सोच रहे हैं। जी,
बड़े बड़े नेताओं की आप बात कर रहे हैं दुनिया के, उसमें बोरिस जॉनसन भी हैं। बोरिस जॉनसन वही हैं जिनको नरेंद्र मोदी जब वो इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम के यूके के प्रधानमंत्री थे, आए थे भारत और लेके गए थे नरेंद्र मोदी उनको अपना राज्य दिखाने के लिए, और याद कीजिए कि बुलडोजर पर चढ़ा के फोटो खिंचवाई थी। उन्होंने भी बोला है ACET के कार्यक्रम में, उन्होंने बोला है कि नेहरू दूरदर्शी थे लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि महारानी जो हमारी हैं, उन्होंने बोल दिया था कि नेहरू ने 1952 में कहा था कि हम रूस के साथ रहेंगे। उनमें वो गट्स था, उनमें वो हिम्मत थी कि हमको किस दिशा में जाना है, किसके साथ रहना है, खुल के कहते थे। लेकिन अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं होते थे। नरेंद्र मोदी होते हैं आज की तारीख में। नरेंद्र मोदी को तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन लेना पड़ता है कि हम रूस से तेल खरीदें कि ना खरीदें, वेनेजुएला से खरीदें कि ना खरीदें। ये सारी बातें बोरिस जॉनसन ने कही है। सर्जियो गोर की बात तो हम कर ही रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी राजदूत की, लेकिन ये बात भी तो ये चौतरफा हमला अचानक विदेश से भी, विदेशी मेहमान हिंदुस्तान में आके अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं, ये बहुत गंभीर सवाल है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक नए आंदोलन का ऐलान आज कर दिया है। 5 सितंबर स्थान इंडिया गेट दिल्ली, उस पर भी आएंगे। लेकिन प्रशांत टंडन जी, चाहे वो सर्जियो गोर हो, चाहे बोरिस जॉनसन हो, कई होंगे जो दबी जुबान में बात कर रहे हैं, कई हैं जिनको मंच मिला, और इसी मंच पे कई बार, ऐसा नहीं कि आज पहली बार ये लोग आए हैं, पहले भी कई आए, तारीफ करके जाते थे। नरेंद्र मोदी वाओ, नरेंद्र मोदी तूफान है, नरेंद्र मोदी ये हैं, नरेंद्र मोदी वो हैं। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें क्यों होने लगी, प्रशांत जी? देखिए, अभी स्वामी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, रीपोजिशनिंग। अब मैं बताता हूं कि रीपोजिशनिंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। सर्जियो गोर भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, ये बात हम देख रहे हैं जब से वो आए। और वो मामूली आदमी नहीं है, वो ट्रंप के मैगा एक्टिविस्ट हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप के करीबी हैं वो। ट्रंप के दामाद से उनका सीधा फोन से संपर्क है, तो वो कोई मामूली डिप्लोमेट नहीं है। डायरेक्ट उनकी हॉटलाइन पे हैं वो ट्रंप के साथ, पहली बात। दूसरी बात कि जंतर मंतर आंदोलन के दौरान और उसके बाद भारत में सर्जियो गोर क्या कर रहे थे, मैं उसी रीपोजिशनिंग की बात कर रहा हूं। 22 जुलाई को जंतर मंतर के आंदोलन के एकदम पीक समय में, यानी पुलिस लाठीचार्ज के बाद, सर्जियो गोर चेन्नई जाते हैं और मुख्यमंत्री विजय से मिलते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो DK शिव कुमार से मिलते हैं, रेवंत रेड्डी से मिलते हैं, केरला के मुख्यमंत्री सतीशन से मिलते हैं, और अभी 2-3 दिन पहले वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिलते हैं, और जो ट्रेवल एडवाइजरी है कश्मीर के बारे में उसको रिवाइज करते हैं। तो ये क्या अमेरिका का जो राजदूत है यहाँ पे, वो कोई रीपोजिशनिंग कर रहा है? दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पे। तो क्या अमेरिका का जो पॉलिटिकल असेसमेंट है वो इस बात को महसूस कर रहा है कि उसको अब कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से, और खासकर उन मुख्यमंत्रियों से जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, कांग्रेस की पार्टनरशिप में सरकार है वहाँ पे, या तेलंगाना है जहाँ पे IT हब्स हैं, जहाँ पे हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर में, सब बड़ी बड़ी कंपनियों के, अमेरिकन कंपनियों के, मल्टीनेशनल्स के, क्या उनसे इंगेज करना चाहिए? तो ये उनका पॉलिटिकल असेसमेंट दिखा रहा है। सर्जियो गोर मोहन यादव से नहीं मिल रहे जाके, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे हैं,
किनसे मिल रहे हैं? वो देवेंद्र फडणवीस से ही मिले हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रियल स्टेट के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और रीपोजिशनिंग कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है जो अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं इसकी कि अभी सितंबर के पहले सप्ताह में जो सीनेट ने बिल पास कर दिया 100% टैरिफ का भारत के खिलाफ, वो अब लोअर हाउस में आ रहा है सितंबर के फर्स्ट वीक में। और वो अगर पास हो गया तो फिर मोदी जी के लिए क्या होगा? अडानी का तो उन्होंने छुड़वा लिया मुकदमा वहां पे, उसके बाद क्या होगा? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, अभी अमरिंदर जी ने बताया कि हेली लिंग के सवाल का जवाब नहीं दिया। नॉर्वे में जब वो गए, उसका हेली लिंग का मैंने इंटरव्यू भी किया था। उसके बाद इसके पहले जर्मनी में भी कर चुके हैं कि हम सवाल नहीं लेंगे। ये 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बारे में सर्जियो गोर बोल रहे हैं कि हमको ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सवाल नहीं लेंगे। ट्रंप वहां मौजूद थे, मोदी जी 45 मिनट वहां पर्ची लेके बैठे रहे और एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। नॉर्वे में जवाब नहीं दिया, जर्मनी में जवाब नहीं दिया, वो कहीं जवाब नहीं देते। तो ये कमजोरी साबित हो रही है। दुनिया इसको कैसे देखती है? दुनिया देखती है कि भारत का प्रधानमंत्री, जिसका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 157 है, दुनिया में 180 देशों में 157 है, वो मीडिया की तौहीन करता है। यही हेली लिंग का भी आरोप था, यही दुनिया का आरोप है कि ये प्रेस फ्रीडम के हिमायती नहीं है, ये पत्रकारों को समझते नहीं है। एक प्रेस्टिजियस प्रेस क्लब है वॉशिंगटन का, जहां पे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेके मोरारजी देसाई सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहां पे राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जवाब दिया है मीडिया के लोगों का जी। उसी ऐतिहासिक प्रेस क्लब में। लेकिन मोदी जी नहीं गए वहां पे। उन्होंने, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तभी जाएंगे जब वहां का जो प्रेस क्लब है वो ये तय मानता है कि आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आपने गौर किया होगा कि राहुल गांधी जब विदेश यात्रा में जाते हैं, खासकर अमेरिका में, तो वहां की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, 8, 10, 15 लोगों के सवाल लेते हैं। वो स्क्रिप्टेड सवाल नहीं होते हैं। स्क्रिप्टेड सवाल होंगे तो यूनिवर्सिटी बुलाएगी ही नहीं। मोदी जी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। मोदी जी एनआरआईज के बीच में रहते हैं। कोई रोने वाली महिला मिलती है जिसका इंतजाम किया जाता है, वो हर जगह रहती है, वो रोती है, रो रो के बताती है कि जी हमने मोदी जी को देख लिया, हमारा जीवन जो है सफल हो गया। ये दुनिया के स्तर पे आपके जो भक्त लोग हैं यहाँ पे, उनको बड़ा अपील करेगा, लेकिन विश्वगुरु आप ऐसे नहीं बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक सिग्नल दे रहा है, और खासकर जंतर मंतर आंदोलन के बाद, कि उसको अब भारत से अगर व्यापार करना है, स्ट्रेटेजिक संबंध रखने हैं, तो भारत में किन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ उसको दोबारा मेल मिलाप करना है। और इस कोशिश में सर्जियो गोर लगे हुए हैं। उनकी हाल की मुलाकातें बता रही हैं कि जब वो डीके शिव कुमार से मिल रहे हैं, विजय से मिल रहे हैं, सतीशन से मिल रहे हैं, रेवंत रेड्डी से मिल रहे हैं, तो वो बता रहा है कि वो रीअसेस कर रहे हैं भारत में किस पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से उनको संबंध भविष्य के लिए रखने हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर चौतरफा घिरे हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, और अब तो विदेश सर्जियो गोर और इधर बोरिस जॉनसन, ये दोनों, इन दोनों ने जिस ढंग से नरेंद्र मोदी और खासकर सर्जियो गोर ने तो इंडियन मीडिया को भी रगड़ दिया है। इंडियन मीडिया के बारे में भी उन्होंने कहा ये कि 5-6 लोग बैठकर, और शाम को जब मैं 6 से 9 जब टीवी देखता हूँ, कभी कभी इंडियन मीडिया को देखता हूँ, समाचार देखता हूँ, तो कौन क्या बोलता है पता ही नहीं चलता। सब एक साथ बोले जा रहे हैं। खैर,
मुमकिन है कि इंग्लिश ही देखते होंगे, हिंदी नहीं देखते होंगे। हिंदी देखेंगे तो क्या हाल होगा, लेकिन इंग्लिश भी देखते हैं तो इंग्लिश में भी वही हाल है। हमारे साथी प्रोफेसर स्वामी जी तो बीच बीच में चले भी जाते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो ये भी बेहतर जानते हैं कि वहाँ क्या चलता है। जी स्वामी जी, जी आता हूँ। सुनील जी, मैं उनसे कह रहा हूँ बोरिस जॉनसन से कहिए डीबी लाइव देखा करें। बोरिस जॉनसन से कहिए डीबी लाइव देखा करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम शांतिपूर्ण, और जितना कवरेज हम दे रहे हैं सर्जियो गोर को, बोरिस जॉनसन को, बाकियों ने नहीं दिया है, तो इसलिए भी देखें वो कि कम से कम उनकी बातों पर हम समीक्षा तो कर रहे हैं। आता हूँ सुनील जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए यहाँ पर बोरिस जॉनसन की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि ताकत थी, हिम्मत थी नेहरू में, खुल के बात रखते थे, जो करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी का ढुलमुल रवैया समझ में नहीं आता है कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वो कमजोर हैं, सिंपल सी बात। दूसरी तरफ सर्जियो गोर को आपने सुन लिया, वो सीधे सीधे, तो इसीलिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सीधा, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जिस बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी भी बाहर जाएं या हिंदुस्तान में रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते हैं। बट यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते हैं, इसका भी इन्होंने खुलासा कर दिया कि यहां से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ये कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस न किया जाए। आखिर सवाल वही जो मैं अपने बाकी साथियों के बीच लेके आया था, आपके पास भी लेके आ रहा हूं सुनील शुक्ला जी, कि आखिर इस वक्त इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई इन विदेशी मेहमानों को ये सब कहने की, पोल खोलने की। धन्यवाद राजीव जी। ऐसा नहीं है कि विदेशी मेहमानों ने अब कहना शुरू कर दिया, वो लगातार कह रहे हैं। आप याद कीजिए कि जब भी ये G20 का जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, अमेरिकी राष्ट्रपति को वियतनाम में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उनको इजाजत नहीं मिली। हाँ, और प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने मीडिया से बात करने का जो अपना तरीका, इसको हमेशा साफ रखा। क्या आपको कोई याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने किया हो? कोई एक घटना मुझे बता दीजिए। 2007 का मुझे दृश्य याद है, वो पोलिंग के दिन ये मुख्यमंत्री जी वोट डालने जा रहे थे और पीछे पीछे मीडिया जा रही थी। जबरदस्त तरीके से पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा लोगों को, नहीं कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, और किसी को एंटरटेन नहीं किया। जो आप गांधीनगर में मुख्यमंत्री का सचिवालय है, वहां पता कर लीजिए, कभी भी मुख्यमंत्री ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। गुजरात के जो महत्वपूर्ण संस्थान है, उन्होंने मुख्यमंत्री को कभी अपने यहां आमंत्रित नहीं किया। जब नॉर्वे में यह सवाल उठा तो भारत की सरकार ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी जनता से सीधे संवाद करते हैं, उन्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, यह बहाना लिया गया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली यात्रा थी भूटान की। उस पहली यात्रा से ही जो भारतीय टीम, मीडिया के लोगों की टीम जाती, डेलीगेशन जाता था, वो खत्म हो गया। एक व्यक्ति नहीं जा रहा था, केवल सरकारी एजेंसियां, यूएनआई, पीटीआई, एएनआई, बस। और इनसे भी बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, न तो जाते समय, न ही लौटते समय, न ही प्रवास के दौरान, कभी नहीं बात हुई। मुझे याद है कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए आए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक मैदान में मैंने इनको पकड़ा, मोदी जी ने बड़े सलीके से मुझे ये नहीं कहा कि मैं बात नहीं करूंगा, कही कि बस ये मीटिंग खत्म हो जाए, आपसे मैं बात करता हूं। वो मीटिंग खत्म हुए आज 20 साल से ज्यादा हो गया, तो कभी नहीं रहा कि मोदी जी मीडिया से बात करने के लिए उत्सुक रहे हो, कभी नहीं रहा। और वो स्वीकार करते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो लोग हैं उनके साथ वो कैसे सवाल पूछते हैं वो आपके सामने है। और जो एक तरीका इन्होंने अपनाया था, उसका राजनीतिक लाभ इनको लगातार मिल रहा था, इन्होंने चिंता नहीं की उसकी। अब स्थितियां बदल गई, अब ये हो गया कि विदेशी मेहमान खुल करके बोलने लगे, भारतीय मीडिया भी खुल करके बोलने लगे, एक बड़ा हिस्सा जो अब तक उनके साथ था वो बोलने लगा। विद्यार्थियों ने, जो जिसको हम आप जेड या जेन अल्फा कर रहे हैं, ये सामने आ गए, उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा। आज प्रधानमंत्री बोलने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी किसी विषय पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने किसी भी दौरे के दौरान
ये संभव नहीं है कि मीडिया से बात न करें। वहां मीडिया वाले अस्थायी रूप से व्हाइट हाउस में रहते हैं, उन्हीं के जहाज से उड़ करके जाते हैं, वो बकायदे सवाल जवाब करते हैं। और ये दुनिया का तमाम जो लोकतांत्रिक देश है वो सब जगह है। मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में पुतिन से सवाल पूछा है क्रेमलिन में, हम प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकते। कोई दुनिया का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो जिससे हम लोगों ने सवाल न पूछे हों, जिन जिन देशों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह परंपरा ही बंद कर दी। और उसके पीछे कारण की बल्कि मैं ये मानता हूं, इनका मानना यह है कि बातचीत करने का कोई लाभ नहीं। जो अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहते हैं वह अपने तरीके से बनाते रहते हैं। अब जाकर के 12 वर्षों 13 वर्षों के बाद वो जितना उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है उसका खुलासा हो गया, खुल गया हो, सब बोलने लगे। विदेशी मेहमानों ने कोई पहली बार टिप्पणी नहीं की है, पहले भी टिप्पणी करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। और अपना माने जो प्रारंभिक स्टेटमेंट होता है, यहाँ जो बैठे हुए हैं दोनों लोग, ट्रंप और मोदी जी, इसमें केवल प्रारंभिक जिसको कहते हैं इनिशियल स्टेटमेंट होता है, इसमें सवाल जवाब नहीं होता। इस इनिशियल स्टेटमेंट के लिए भी आपको कागज लेके बैठना पड़ रहा है। तो दुनिया के पैमाने पर आपकी स्थिति क्या बन गई? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निश्चित रूप से भारत की स्थिति खराब हुई है। और इसकी वजह यह है कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, केवल मोदी जी नहीं, जितने अन्य लोग भी हैं, आप सबको देख लीजिए, कौन बात करता है? कोई मीडिया से नहीं बात करता, ना तो इंडियन मीडिया से बात करता है, ना फॉरेन मीडिया से बात करता है। उनका अपना उनका रवैया है, उस रवैये के उसी ढर्रे पे चलते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इस पे बहस होने लगी है। बहस विदेशी राजनयिक भी कर रहे हैं और देश के भीतर ही होने लगा। तो या तो इनको जवाब देना पड़ेगा और नहीं तो फिर इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इससे बच नहीं सकता कोई। अगर मौन रह करके जो प्रधानमंत्री जी ने अब तक इतने समय तक अपनी राजनीति को बढ़ाए रखे, अपने नैरेटिव को बनाए रखा, वो संभव नहीं है। क्यों? कि देश की आम जनता मुखर हो गई है, वो सवाल पूछ रही है। उन सवालों पर आपको बोलना पड़ेगा। आप संसद से चले जाएंगे, संसद में नहीं आएंगे तो इससे बात बनने वाली नहीं है। वह उसका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है और भी कट बनेगा आपके खिलाफ। तो बोलना तो पड़ेगा। और जो विदेशों से इन्होंने अपना एक नारा लगाने वाला, मोदी मोदी का नारा लगाने वाला जो एक नैरेटिव बना था, वो एकदम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कोई नहीं बोलने वाला। लोग बताने लगे कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं, कौन इनको आमंत्रित करता है और किस तरह के इनसे बयान दिलवाए जाते हैं। और जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति फॉरेन मीडिया से बात नहीं करता तो यकीन मानिए आपकी विदेश नीति पर उसका असर पड़ता है। वहां के लोग हमारे देश को संशय की निगाह से देखते हैं, वहां की सरकार हमको संशय की निगाह से देखती है। हम अपने आर्थिक संबंधों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और नागरिकों के बीच जो संपर्क है वो उसको भी हम कमजोर करते हैं। और ये आपको दिखाई पड़ रहा है। आज जो टैरिफ को लेकर के अमेरिका के साथ खींचतान मची हुई है, वो क्या है? अगर बेहतर संवाद आपका होता तो हालात थोड़े होते। कई बार इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं। भारतीय राजनयिकों ने बाकायदे उससे बातचीत किया और उसका रास्ता निकल गया। आज कुछ भी नहीं है। और अगर दूसरी चीज, उसके पीछे मतलब भी है। दरअसल प्रधानमंत्री जी विदेश नीति के आधार पर अपने डोमेस्टिक नीति को साधने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और अगर आप यह करने लगेंगे तो यकीन मानिए आप विदेश नीति को सुसंगत और मजबूत नहीं बना सकते। जी। दुनिया के किसी देश ने यह काम नहीं किया। दुनिया के प्रत्येक देश ने विदेश नीति को अलग रखा, विदेश नीति में विपक्षी दलों को शामिल किया। इस देश की सरकारों को आप याद कर लीजिए। यह सरकार जब से सत्ता में आई 2014 से आज तक विपक्षी दलों से कोई बातचीत भी नहीं हुई। विपक्षी दलों का कोई डेलीगेशन कहीं नहीं गया। कोई डेलीगेशन गया तो भले राजनीतिक लाभ के लिए वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लोगों को शामिल किया गया हो, लेकिन जो एक पॉजिटिव तरीका होता है उसमें कभी नहीं बुलाया गया। इसका परिणाम भी आपके सामने है। भारतीय प्रधानमंत्री को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्था ने, किसी भी आर्थिक संस्था ने नहीं आमंत्रित किया अपने यहाँ बात करने के लिए। हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में भाषण देते हुए सुना है और पिन ड्रॉप साइलेंस। पूरा का पूरा हाल एकदम खचाखच भरा हुआ था। लोगों ने वहां की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लोगों को संबोधित कीजिए, हमारी डेलीगेशन
डेलीगेट लेवल के का कन्वेंशन चल रहा है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह गए, विदेशों में जो शिक्षण संस्था है उनको आमंत्रित किया जाता था कि आप आइए हमारे भाषण कीजिए। हमारे यहाँ स्थिति नहीं बनी। तो अगर लोग आपसे बात नहीं करेंगे तो आपको समझेंगे नहीं, जब आप वो समझेंगे नहीं आपको, तो आपके साथ तो संबंध बेहतर नहीं बना पाएंगे। बंद रिश्ते कभी भी कारगर नहीं होते, और इस सरकार ने रिश्तों को इसी तरह से बंद रखने की कोशिश की है जो देश हित में नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देश हित में ये नहीं है। सरकार क्या दबाव में है, प्रेशर में है, और सरकार पर क्या चौतरफा वार हो रहा है। अब तो विदेश से भी, विदेश के अगर मेहमान हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरकार के बारे में उसके पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में बात करें तो इसे किस रूप में देखा जाए। क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी या उनका नुमाइंदा जाकर अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ बोल के आएंगे? सवाल तो पैदा होता है। चलिए खैर, इससे थोड़ा इतर आगे निकलते, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ऐलान है स्वामी जी। ऐलान ये है, वो भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, कि हम फिर से आ रहे हैं दिल्ली, कूच फिर से करने जा रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए, और उसके पीछे जो कारण है वो बहुत गंभीर कारण है। 3 वादे किए गए थे सरकार की तरफ से। पहला था कि इस्तीफा दें, इस्तीफा दे दिया शिक्षा मंत्री ने। दूसरा था कि जिन छात्रों ने अपनी जान ले ली नीट पेपर लीक के कारण, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले। वहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए की बात तो नहीं आई, लेकिन इतना आया कि मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाएगा। महीना बीत गया। तीसरा था जो बहुत महत्वपूर्ण, कि 20 जुलाई की घटना के बाद जिन जिन छात्रों के ऊपर FIR दर्ज हुई हैं उसे वापस लिया जाएगा। उसकी कॉपी सरकार अब तो कोर्ट में भी देगी और CJP को भी देगी। दूसरा और तीसरा अभी तक नहीं हुआ और आज ऐलान हो गया। कैसे देखा जाए इसको? क्या एक बार फिर, क्योंकि एक तरफ देखिए विदेश और दूसरी तरफ देश के अंदर, क्या ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले समय में परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई देगा? लेकिन उससे पहले ये ऐलान कितना मायने रखता है? देखिए राजीव जी, इस आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले अगर मुझे अनुमति दें तो मैं सुनील शुक्ला जी से बहुत कुछ सीखता हूं और मैं मानता हूं कि मेरे को काफी उनसे ज्ञान मिलता है। लेकिन आज मुझे अनुमति दीजिए कि उनके दोनों बिंदुओं पे मैं असहमति जाहिर करूं। पहला, उन्होंने कहा कि मोदी जी ये मानते हैं कि पत्रकारों से बात करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, टीचर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, अध्यापक 2 प्रकार के होते हैं। एक अध्यापक ऐसे होते हैं जिनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो स्टूडेंट्स के प्रश्नों का जवाब इसलिए नहीं देना चाहते कि वो अंदर से डरे हुए होते हैं। और एक अध्यापक ऐसे होते हैं जो क्लास में आते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और आखिरी 20 मिनट कहते हैं सारे बच्चों से कि जो प्रश्न पूछना है पूछो, जिससे कि बच्चों का ज्ञान वर्धन हो। और इसको एक ऐसा ओपन डायलॉग स्थापित करते हैं बच्चों का, जिससे भय भी खत्म हो, जिज्ञासाओं को शांत भी किया जा सके और टीचर और स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। दूसरा, सुनील जी ने जो कहा, मैं उनसे बिल्कुल अदब से निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, वास्तविकता यह है कि जो अगर आपके अंदर एक, और ये प्रश्न देश के प्रधानमंत्री का है, देश की छवि का है। अब ये आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा, मैं कॉकरोच जनता पार्टी ने जो 3 डिमांड रखी थी, एक असली डिमांड को इन्होंने भूल गए। और मैं अगर इनका एडवाइजर होता, मैं कहता उसको जरूर इसमें शामिल कीजिए। देखिए, ये समझिए राजीव जी, 20 तारीख को जिन्होंने छर्रे अपनी आंखों में झेले हैं, जिन्होंने अपने हाथ तोड़वाए हैं, जिन्होंने अपने पैर तोड़वाए हैं, आपको पता होगा बिहार के अंदर एक बच्चा था जिसको अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया था और उसका घुटना तोड़ दिया गया, उसकी नौकरी गई, उसका जीवन गया। जिन लोगों ने विश्वास करके आंदोलन में अपनी जान वहां पे आंखें फुड़वाई और हाथ पैर तोड़वाए हैं, उनके कंपेंसेशन का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? तो मैं तो कॉकरोच जनता पार्टी से भी निवेदन करता हूं कि राहुल गांधी से सीखिए। राहुल गांधी जिस बच्चे के छर्रे लगे थे उसको लेके FIR के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट में 6 घंटे बैठे। जिन लोगों ने आपके लिए अपनी जान लगा के जंतर मंतर पे बैठे और पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जिन्होंने वहां पे संसद भवन मार्च में पार्टिसिपेट किया,
और गुंडाओं की तरह पुलिस ने उनको पीटा है। केस वापस ले जाने से बात खत्म नहीं होती है। बात इस बात की खत्म होती है जिनको चोटें लगी हैं उनको कंपेंसेशन मिले, उनको नौकरी मिले और उनका पूरा जो खर्चा है वो सरकार उठाए। देखिए, जो लोग भी आपके आंदोलन में, राहुल गांधी से भी निवेदन करता हूं और ये कॉकरोच जनता पार्टी से भी निवेदन करता हूं, जो भी आपके लिए लड़ रहा है उसका भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। वरना मारा पुलिस वालों ने, फर्जी केस हुए एजिटेटर्स पे और एजिटेटर्स पे केस वापस कर लिया, बहुत बड़ा एहसान हो गया। अरे एजिटेटर्स ने, जो वहां पे लोग दिख रहे हैं वीडियो में और फोटोग्राफ में, वो तो वो लोग दिख रहे हैं जिन्होंने पट्टा बांधा हुआ है। हमारे बच्चों ने, हमारे देश के बच्चों ने, मेरे बच्चों ने। देखिए राजीव जी, ये बात सच बताता हूं आपको, मैं अपने 2 बेटों को जितना अपने बच्चा मानता हूं, इन युवाओं को भी उतना ही अपना प्यारा समझता हूं और उनके लिए जान छिड़कता हूं। ये जेनजी और जेन अल्फा के लिए। इन लोगों ने जिस प्रकार से गांधीवाद को आगे किया है और गोडसेवाद के आगे अपने को चोट खाना स्वीकार किया और एक पत्थर नहीं चलाया, जबकि पत्थर की ट्रक पुलिस वालों ने रखी थी, ये पत्थर चलाएं तो इनको बुक कर दें। चोट खाई इन लोगों ने, जवाब नहीं दिया और ये पूरे विश्व के अंदर एक आदर्श स्थापित किया, और जिसको आज डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं, सर्जियो गोर समझ रहे हैं। भारत गांधीवाद का देश है, ये गोडसेवाद को सहन नहीं करता। वरना आपने वो स्थिति भी देखी होगी, बैरिकेड की एक तरफ 2000 बच्चे थे और दूसरी तरफ 10 पुलिस वाले थे। बच्चों ने पत्थर नहीं उठाया, पिटाई नहीं की, कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये बच्चों के साथ जो 20 तारीख को हुआ है, ये सबसे मुख्य डिमांड होनी चाहिए। जिन बच्चों के ऊपर जिन्होंने हथियार चलाया है, जिस बच्ची के साथ इन्होंने अपमानजनक काम किया है, उनको दंड मिले और इन बच्चों को कंपेंसेशन मिले। और जिस प्रकार से आंदोलन के बाद इनके माँ बाप, इनको डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है, ये करना बंद करें। और जो बजरंग दल के लोग इन बच्चों को घर घर जाके पीट रहे हैं और बाजार में पीट रहे हैं, उसको बंद करें, क्योंकि मेरे बच्चे ये देश का भविष्य है। और हम बुजुर्ग लोग, जैसे अरुंधति राय ने कहा है, इस जेनजी और जेन अल्फा के आंदोलन के बाद अब हम आंख मूंद सकते हैं, मृत्यु के आगोश में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास हो गया है हमारी भारत माता इन जेनजी और जेन अल्फा के लिए, ये इन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमारा भविष्य सुरक्षित है। मैं इन बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने स्कूल को ठीक करा के मानिएगा। टीचर क्लास में नहीं आए तो उसकी नौकरी खा के मानिएगा। वो अगर आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देता, उसको क्लास से जाने मत दीजिएगा। ये आप हमारी देश की धरोहर हैं, हमारे देश का भविष्य है। इसलिए आप गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से जो आपके अधिकार हैं उसको प्राप्त कीजिए और देश को आगे बढ़ाइए, भारत माता को आगे बढ़ाइए। जी, राहुल गांधी पे भरोसा बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में भी अभी शुरुआत में आप लोगों ने बात कही थी। और वो देख रहे हैं, जब हम लोग अभी सर्जियो गोर की बात या विदेशी मेहमानों की बात कर रहे थे, तो एक ऑप्शन ये भी, क्योंकि कोई भी आता है देखता है कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, जरा ले आइए स्क्रीन पर। राहुल गांधी जब परसों मंच पे थे, अभी कह रहे थे, स्वामी जी बता रहे थे, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो राहुल गांधी से, जो वहाँ की छात्राएं हैं, लड़कियां हैं। जरा फुल स्क्रीन लेके आइए तो बेहतर होगा, जरा देखते हैं। जरा स्क्रीन पे पूरा स्क्रीन ले आइए, फुल स्क्रीन ऑडियो के साथ ले आइए। इतना सम्मान, ये एक सम्मान है, ये एक सम्मान है राहुल गांधी के प्रति। चलिए इसे हटाइए और आगे बढ़ते हैं। और ये बीच में दिखाने का मतलब क्या था समझना चाहते हैं और हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। प्रशांत जी, ये बीच में दिखाने का मकसद, मतलब ये था कि एक ऑप्शन है इस देश में, और सबसे बड़ी बात, देश का युवा। और ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं जो हम सामने लाकर दिखा सकते हैं, ढेरों तस्वीरें हैं। बाहर फ़ोटो खिंचाते हुए भी आके हक करना राहुल गांधी को, और मंच पे आप देख ही रहे हैं जो। और दूसरी तरफ यहाँ 3 चीज़ें पैरेलली चल रही हैं प्रशांत जी। एक, राहुल गांधी लगातार बिना रुके बिना थके आगे बढ़ रहे हैं, और भले ये नॉन पॉलिटिकल आयोजन इनका है, लेकिन उसके ज़रिए उनकी पॉलिटिक्स और मजबूत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि युवाओं का, चाहे उसमें बैनर किसी का भी हो, वो सीजेपी का बैनर हो या बैनर लेस हो, जो हम लोगों ने देखा जंतर मंतर पे,
वो मजबूती के साथ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूल ठीक करो अभियान, पूरे अलग अलग मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखना, मुख्यमंत्रियों शिक्षा मंत्रियों को, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं वहाँ के शिक्षा मंत्रियों को कि स्कूल ठीक कीजिए और अब हमारा वादा आप पूरा कीजिए, वरना 5 तारीख को हम आ रहे हैं दिल्ली और दिल्ली के इंडिया गेट से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और तीसरी तरफ, ये दूसरा हो गया, और तीसरा सर्जियो गोर को, बोरिस जॉनसन को, इन सबको आपने देख लिया, सुन लिया। ज़रा अब आपके ज़रिए, और जो अभी स्वामी जी बता भी रहे थे, आप लोगों के ज़रिए ज़रा इस चर्चा को उसी दिशा में ले जाते हैं जहाँ से एक ऑप्शन देश को, विदेश को दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये राहुल गांधी की तस्वीर है। यहीं से आपकी बात भी मैं की शुरुआत चाहता हूँ कि क्या एक तरफ राहुल गांधी, और हाँ इसमें एक बात और जोड़ दूँ, जो पैलेट गन वाला मुद्दा आया जिसमें राहुल गांधी जाकर धरना दिए, वो पैलेट गन राहुल गांधी के कार्यक्रम में नहीं लगा था, वो जंतर मंतर के कार्यक्रम में था। इसका मतलब है कि राहुल गांधी वहाँ के हर युवा जो भुक्तभोगी है उसके साथ हैं। राहुल गांधी ने ये बता दिया, जता दिया उस पूरे इस घटनाक्रम से, और उसके पहले भी मिलके नेहा बोरा से मिलना, बाकी भुक्तभोगियों से मिलना, लड़कियों से मिलना, प्रेस के सामने उनको लाना, ये सब बता दिया। अब ओवरऑल इन सारे डॉट्स को मिलाइए, क्या कुछ दिखाई देता है आपको प्रशांत जी? मैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स रख रहा था आपके सामने। जी बिल्कुल। देखिए राजीव जी, मैं तो मीडिया की मॉनिटरिंग भी करता हूँ, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी करता हूँ, अपने प्रोग्राम्स की भी करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूँ कि हम लोग एक पॉडकास्ट करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ, कल आपने किया जी, और उसका जो एवरेज व्यूज आते हैं उससे लगभग दुगने व्यूज आए। किस बात पर आए? पैलेट गन पे आए। दूसरे किस बात पे आए? दिमागी नक्सल पे आए। 2 बिंदुओं पर लोगों ने कमेंट भी किए हैं और उसका ट्रैक्शन आया। और अब आपको मैं बताऊं कि आज की बात बता रहा हूं कि कहां से तब्दीली कहां से आ रही जंतर मंतर के बाद, और खासकर 2 घटनाएं हुई हैं। एक जो ये छात्रों में गूंज हुआ पुणे में, और उसके एक दिन पहले धरना हुआ और एफआईआर हो गई। उसके बाद से इन 2 घटनाओं से मीडिया का परसेप्शन एकदम चेंज हुआ है। और मैं आपको आज के चौंकाने वाले आंकड़े देता हूं। आज राहुल गांधी के बारे में मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, प्रिंट मीडिया की, आज देश भर के प्रिंट मीडिया में राहुल गांधी पर 215 आर्टिकल छपे हैं और नरेंद्र मोदी पर 163 छपे हैं। ये फर्क आप देख रहे हैं, 215 और 163। वो तब जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तमाम विज्ञापन मिलते हैं, शिकंजा है अखबार के मालिकों पे, उसके बावजूद वो अखबार या वो मीडिया आउटलेट्स जो राहुल गांधी को नहीं छापते थे वो भी छाप रहे हैं। अब मैं इसकी सेंटीमेंट मैपिंग भी करता हूं कि पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, मोदी जी के पॉजिटिव कितने हैं, मोदी जी के पॉजिटिव सेंटीमेंट क्या है। अब तो एआई से आप ये सारे सेंटीमेंट मैपिंग भी करते हैं। तो मैं लगातार देख रहा हूं कि राहुल गांधी की सेंटीमेंट मैपिंग जो है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। तो 1-2 तब्दीलियां तो ये हो गई। अब मैं आपको एक और फिगर देता हूं, वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं अभी जी। आज शाम के 7 बजे तक, यानी न्यूज पॉइंट के शुरू होने तक, राहुल गांधी पर अलग अलग मीडिया हाउस में 122 वीडियो बने हैं और नरेंद्र मोदी पर 25 बने हैं। इंस्टाग्राम पे आंकड़े आप बता रहे हैं, इस पे अलग से पॉडकास्ट करना होगा। जी प्रशांत जी,
इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए पिछले 24 घंटे में कांग्रेस और बीजेपी में 2.5 गुने का अंतर है। कांग्रेस 2.5 गुने से आगे है, और वो तब है जब बीजेपी का आईटी सेल का पूरा रिवैम्प हो गया है, पूरे घर के उन्होंने बदल डाले हैं। जेंजी से इंगेज करने के लिए उन्होंने गिरिराज सिंह को उतार दिया है पैंट शर्ट पहना के। तो इनकी मीडिया स्ट्रेटजी मिसप्लेस्ड है। तमाम मीडिया हाउसेस को ये कहे कि आप स्मृति ईरानी को जगह दो राहुल गांधी के खिलाफ, ये सब गए मैसेज। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मीडिया के परसेप्शन में बदलाव आ रहा है राहुल गांधी के प्रति, और ये बहुत नोटिसेबल चेंज है। और इसी से आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है कि मिल जाता है कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो दो तरीके की घटनाएं हो रही। सर्जियो गौर जो भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत रुचि रखते हैं, मिलिट्री कमांड तक वो विजिट करते हैं, आप लोगों ने देखा है। वो व्यक्ति पिछले जंतर मंतर आंदोलन के बाद विपक्षी मुख्यमंत्रियों से मिल रहा है, और उसके बाद जो मीडिया हाउसेस राहुल गांधी के बारे में आर्टिकल नहीं छापते थे वो आर्टिकल भी छाप रहे हैं, और उनका सेंटिमेंट मैपिंग भी बढ़ रहा है। युवा खासकर जो जेन जी है उसकी वैल्यू, अभी आपने वीडियो दिखाया राहुल गांधी का, देखिए हम सब जानते हैं इस बात को, लड़कियों की तो पीछे भी आंख होती है राजीव जी। उनको कोई बुरी निगाह से देखे तो पीछे से ही उनको एहसास हो जाता है। लड़कियां जो हैं वो मर्द की नीयत को जानती हैं कि उनसे कैसे मिलना है। वो वीडियो दिखा रहा है, और ये बहुत बड़ा एक मैसेज गया है, अपने आप में बड़ा यूनिक मैसेज गया है। और राहुल गांधी ने जो बातें की हैं वहां पे, हम लोग इस पे बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके, मैं दोबारा नहीं करना चाहता, लेकिन एक मैसेज गया है, और वो एक युवाओं में एक बड़ा मैसेज गया है, और लगातार ये मैसेज जा रहा है। जंतर मंतर से युवा हट जरूर गया है, लेकिन जंतर मंतर जारी है, और आप देखिएगा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च है वो भी कामयाब होगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो भी कामयाब होगा, और ये साफ यहाँ दिख रहा है। सुनील जी, ज़रा आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ। एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी का ऐलान, मार्च करना है उनको 5 तारीख को, 5 सितंबर को, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन 5 सितंबर। कांग्रेस जनता पार्टी वहाँ से हो सकता है कि अगर इस एजिटेशन को रोकने की कोशिश हुई तो ये आगे बढ़ सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस देश ने देख लिया इसके बाद से देश में जो कुछ चल रहा है वो। दूसरी तरफ राहुल गांधी को आप देख रहे हैं सीधे आगे बढ़े जा रहे हैं, और तीसरी तरफ चौतरफा वार भी है, नरेंद्र मोदी की सरकार। और जो अभी एक आंकड़े जो बता रहे थे मीडिया में, किस ढंग से राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी आर्टिकल्स, वीडियो जो बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, या इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सब जगह राहुल राहुल। लोकल बस में उस दिन मुंबई के लोकल ट्रेन की काफ़ी तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें जो हैं उधर पुणे से जो वापस जा रहे थे उनकी काफ़ी तस्वीरें हैं, जो बच्चे वापस जा रहे थे। बहुत कुछ है जो बताती हैं कि एक अलग तरह की क्रांति दिखाई दे रही है। क्या ये सही होगा ये कहना? पुणे में जब राहुल गांधी का भाषण चल रहा था तो मैंने उनको, जो शुरू हुआ तभी मैंने उनको चेक किया, उनके हेडलाइन पर 15,000 लोग लाइव सुन रहे थे उनको। अभी बोलना उन्होंने शुरू किया था, जो राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं के, विभिन्न समाचार पत्र माध्यमों के, विभिन्न यूट्यूब चैनल्स के उनके जो चैनल्स थे अलग थे। तो बीजेपी ने राहुल गांधी को जो अविश्वसनीय बनाने का अभियान 2012-13 से शुरू किया, वह 2019 आते तक कुछ खत्म हो गया। लोग उस पर विश्वास नहीं करते। इनको लगता है भले कि अभी भी लोग राहुल गांधी को विश्वासपूर्वक नहीं दे रहे हैं, बीजेपी वही नैरेटिव बनाती है, संभव नहीं है।
अब राहुल गांधी के कार्यक्रमों में आम लोगों की भागीदारी बहुत जबरदस्त हो गई है। और ये केवल पुणे में तो लड़कियों की भागीदारी जबरदस्त है। इलाहाबाद का जो आयोजन था उसको मैंने अपनी आंख से देखा। मैं कोटा का समाचार पत्रों में उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी। अपने साथियों से मैंने देहरादून के बारे में बात किया। जबरदस्त लोग आए उनसे बात करने के लिए, उनको सुनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की यह चिंता शुरू से ही रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश क्यों की? किसी अन्य नेता को दोनों टारगेट नहीं किया? क्योंकि राहुल गांधी की जब भी विश्वसनीयता बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। वो स्थिति बाबा आज आ गई। जो जनता के सवाल हैं, उन सवालों पर विपक्ष, कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, उन्हीं विषयों पर बोल रहे हैं। उसको डिरेल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास कर रही है, कोई असर नहीं है। लोग उसको मान रहे हैं कि नहीं, जो ये कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। अगर पुणे में इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां अगर एक कार्यक्रम में आती हैं तो सामान्य बात नहीं है। पुणे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई वहां उच्च शिक्षा के लिए लड़कियां और लड़के अध्ययन अध्यापन के लिए जाते हैं। वहां एक अच्छे परिवारों से जाते हैं, उनका ओरिएंटेशन अपना करियर होता है। लेकिन वो इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने भागीदारी की और राहुल गांधी को सुना। आज स्थिति यह है कि अगर ये सरकार चाहे भी, अगर चाहती तो संसद में क्यों नहीं आ गए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया? ये ऐसा सवाल है ना जिससे आप बच नहीं सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को पलेट गन लगा है, जो उससे घायल हुए हैं, जिन्होंने अपनी आंखें खोई हैं, जिन्होंने अपने शरीर पर चोट खाई है, वो कहां से खत्म हो जाएगा? उनके परिवार के लोग इसको देखते नहीं है क्या? खूब देखते हैं। और आप इस पूरे विषय पर आप मौन हैं। अगर आप राहुल गांधी के पुणे के भाषण को आप ले जाना चाहेंगे मनुस्मृति के तरफ, तो उससे कुछ मिलना नहीं है आपको। क्योंकि मनुस्मृति को लेकर के जो जैन जी है, उसका कंसेप्ट क्लियर है। वो चाहता कि कोई प्रगतिशील पुस्तक नहीं है, इससे लोगों को बहुत सम्मान नहीं मिलता। जैन जी इसको खारिज कर चुका है। आप उसी को लेकर टहल रहे हैं कि नहीं अब उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कर लीजिए बातचीत। आप ये वंदे मातरम को ले जा करके आप बहस करना चाहते हैं। वंदे मातरम को कोई लड़का बहस करने के लिए तैयार है? आप इस देश में 100 साल से पुराना आरएसएस हो गया है। कहां आप लोगों को गवा पाए? कहां इसकी जन स्वीकृति आप बना पाए? ये संभव नहीं। आप भले ही इसका एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करें, लेकिन होना हमारा नहीं है। इसलिए ये जो विभिन्न संगठनों का आंदोलन है, यह आंदोलन, इन आंदोलनों को समर्थन मिलेगा। लोग आएंगे, उन्हें भागीदारी करने के लिए आएंगे। आप सोचिए कि जहां पे संगठित लोग नहीं है, वहां पे जनरल अल्फा सड़क पे आ जा रहा है। एक दो घटनाएं नहीं है, कई घटनाएं हैं, जिन्होंने अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए, अपने जरूरत सुविधाएं जुटाने के लिए बाकायदे सड़क पर आकर उन्होंने प्रदर्शन किया। लड़कियों की संख्या उसमें अच्छी खासी है। तो अब वो खत्म होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। हाँ, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि इस आंदोलन को दूर तक ले जाने का श्रेय कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने जो आधारभूमि तैयार की है, जो संगठनात्मक ताकत उसने लगाई है, उसका महत्व बहुत अधिक है। आप जो कांग्रेस जनता पार्टी पुणे जैसा कार्यक्रम नहीं कर सकती, संभव नहीं उसके लिए। वो छोटे छोटे कार्यक्रम करती है। और जिस तरह की प्रतिक्रिया राजस्थान में कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, उस तरह का प्रतिक्रिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आप नहीं दे सकते हैं। देश के किसी कोने में आप उन पर हमला कर दें, उनकी तोड़ फोड़ कर दें, ये संभव नहीं है। तो आवश्यक यह था कि इस आंदोलन को एक वैचारिक आधार दे करके दूर तक ले जाया जाए, जो काम राहुल गांधी कर रहा है। यह इसके बगैर संभव नहीं था ये। और यही है कि विद्यार्थियों को लग रहा है कि जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं वह उनके जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, जिस पर सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार बच थोड़ा सकती है इन चीजों से, संभव नहीं है। वो लोग जो विद्यार्थी हैं वो लगातार वोकल रहेंगे। और देखिएगा, जो अभी कांग्रेस जनता पार्टी का जो कार्यक्रम आपने बताया, उसमें लोग शिरकत करेंगे। इस बिना पर कि वो किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया, जो मुद्दा है उस मुद्दे पर उनकी भागीदारी हो, लोग आएंगे। और इसको मैं इसलिए देख रहा हूं कि जहां पे संगठित आयोजन नहीं है, वहां भी बच्चे निकल रहे हैं, सुत्ता प्रेरणा से निकल रहे हैं, और सरकार और इंतजामिया के सामने अपने सवाल रख रहे हैं।
तो राहुल गांधी ने जो ये तरीका निकाला संवाद का, उनसे ही बात करना, उनकी ही बातों को समझना, उनकी ही बातों पर अपनी राय रखना, ये बहुत कारगर है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई काट नहीं है, इसलिए कि जेन जी से बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जिन मुद्दों पे बात करने जाएगी, जेन जी उसको खारिज कर चुका है। जी बिल्कुल, जेन जी खारिज कर देगा। अमलेंदु जी आते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़रा। और क्या आपको भी लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है अब राहुल गांधी के कंट्रोल में जा चुका है? देखिए राजीव जी, अब ये राहुल गांधी की तरफ तो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ ही रहा है साफ तौर पर, लेकिन ये बीच में जो कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है फिर से, तो राजीव जी इनके ऊपर अब सवाल भी उठने चाहिए। और इसलिए उठने चाहिए कि भाई 20 जुलाई का जो कार्यक्रम था वो आपका बुलाया हुआ था, सरकार से समझौता आप करके आए थे। 1 महीने तक आप क्या कर रहे थे? साहिल लोचब की FIR दर्ज कराने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या किया, और जो छात्रों के साथ हुआ उसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या किया? बिना कुछ किए हुए आपने सीधी फिर कॉल दे दी कि 5 सितंबर को आ जाओ सब। लोग पहुंच भी जाएंगे 5 सितंबर को, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पहुंचेंगे, लोग पहुंचेंगे भी, चूंकि सरकार के खिलाफ गुस्सा है तो उसको लेकर लोग पहुंचेंगे। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की मांग अगर हम इस सरकार से कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी की मांग हम उनसे भी करें जो आंदोलन की कॉल देते हैं। उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? भाई आपने कहा कि हमने सरकार के आश्वासन के वादे पर खत्म कर दिया था, तो भाई वादा तो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का भी किया था, हो गया पूरा क्या? तो आपसे जो वादा किया था उन्होंने, वो भी आश्वासन का वादा किया था कि आपकी मांगों पर आश्वासन, मतलब कि आपके बातों पे जो हम विचार करेंगे। ये इस आश्वासन का वायदा आपसे किया था कि आश्वासन दिया जाएगा आपको कि आपकी बातों पे किया जाएगा। कहाँ आपका लिखित एग्रीमेंट? क्या कभी किसी आंदोलन में हुआ है कि सब ठीक है समझौता पत्र बाद में आ जाएगा, आंदोलन पहले खत्म कर देते हैं, सरकार दे देगी? सरकार इतनी शरीफ है कि ये आपको बाद में आके दे देगी कागज, और आप घूम रहे कागज कहाँ है, कागज कहाँ है? अरे ये कागज दिखा देंगे, ये कागज दिखाने वाले हैं ही नहीं, ये कागज क्यों दिखाएंगे? तो ये राजीव जी या तो इनकी एक रणनीतिक चूक रही उस दिन, जिस दिन आंदोलन खत्म किया गया JP नड्डा के साथ बात करके, और रणनीतिक चूक इसलिए भी हो सकती है कि नए नए आए, उनको पता ही नहीं कि आंदोलन होता क्या है और सरकार से बात कैसे करनी है, सरकार कितनी धूर्त हुआ करती है, और ये सरकार तो सबके ऊपर चढ़ी हुई है। तो ये पता ही नहीं था, इनको मालूम नहीं था कि 2 करोड़ रोजगार का वायदा भी मोदी जी कर चुके हैं। तो जब तक कि कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं था, कोई लिखित बातचीत नहीं थी, तो आपको आंदोलन समाप्त नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात ये राजीव जी कि 20 जुलाई की कॉल आईसा भी दे रही थी, AISF भी दे रहा था, KYS भी दे रहा था, SFI भी दे रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सब कुछ दे रहे थे। क्या आपने कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी मीटिंग में फैसला कर लिया, आपने फिर इन सबसे बातचीत की? हमने उस समय भी सवाल उठाया था कि जब आप बात करने के लिए जा रहे हैं तो आपके साथ जो आंदोलन जमाने वाले लोग थे उनके साथ आपकी क्या बातचीत हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? तो ये एक तो इनकी अकाउंटेबिलिटी भी ये तय होनी चाहिए कि आप अपने आप ही तय कर लेते हैं, जो आपके साथ लोग जुड़ते हैं उनसे आप बातचीत क्यों नहीं करते? इन संगठनों से आपने AISF, SFI, KYS और SFI, इनसे आपको बात करनी चाहिए थी, तो आपने बात नहीं की। हमें नहीं मालूम, बात की होगी तो अच्छी बात है। राहुल गांधी की बात बताइए अमलेंदु जी थोड़ा सा। राहुल जी की ये जो बिल्कुल सवाल राजीव है जी, मैं यही इसी पे आ रहा हूँ है कि क्या राहुल गांधी अब सेंटर पॉइंट में हैं? क्या राहुल गांधी जो अभी आप तस्वीर ऊपर देख रहे हैं, देखिए ब्रांचेज बहुत निकलते हैं, पेड़ एक है उसके ब्रांचेज बहुत होते हैं, पत्तियां भी होती हैं, कुछ टूटते हैं, आंधी पानी में कुछ पूरे के पूरे पेड़ जो हैं वो गिर भी जाते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं, जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो टिके रहते हैं। पॉलिटिक्स भी वही है। इस पॉलिटिक्स में क्या आज राहुल गांधी उस पेड़ की भूमिका में नज़र आते हैं? मेरा सवाल ये है। मैं CJP सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत में भी मेरे हर इसमें विश्लेषण में आपने देखा होगा, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। चेंज अगर हिंदुस्तान में आएगा तो पॉलिटिकली चेंज आएगा, पॉलिटिकली आएगा। और लेकिन आंदोलन, और उसमें भी जंतर मंतर का आंदोलन जो है, वो पूरे देश को और ख़ासकर युवाओं को झकझोरने में बहुत बड़ा भूमिका वो आंदोलन निभा चुका है। इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। और राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, करें, ये उनका काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स में नहीं है वो कर रहा है, तो ये भी क्रेडिट देना चाहिए। कई लोग मेरी बातों से नाराज़ होते थे उस समय भी,
जब 36 दिनों तक लगातार हमने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर के आंदोलन को दिखाया तो कई हमारे साथी जो हैं वो हमें धमकियां देते थे कि आपको देखना छोड़ देंगे। लेकिन आज अगर युवा आंदोलित हुए तो इसमें उस जंतर मंतर आंदोलन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। राहुल गांधी को के ऊपर अगर इतना फेथ कर रही हैं लड़कियां, जो हमने पुणे में देखा, तो ये फेथ आज एक दिन में तो बना नहीं है, वर्षों से हो रहा है। राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में 2004 से हैं और ये 2026 है, यानी 22 साल हो गए राहुल गांधी को। इसलिए मैं थोड़ा सा, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी सेंटर पॉइंट में है, तभी सर्जियो गोर यहां बैठ के, दिल्ली में बैठ के नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तभी बोरिस जॉनसन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसकी बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल राजीव जी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि राहुल गांधी सेंटर पॉइंट में हैं, इसमें कोई दो राय बची ही नहीं है। और मैं यही कह रहा हूं कि जनता मंतर आंदोलन के बाद भी, जनता मंतर आंदोलन के दौरान भी राहुल गांधी जनता मंतर नहीं गए, लेकिन उस आंदोलन के भी सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी ही आ गए थे। आप देखिए कि आखिर के समय में राहुल गांधी ही आ गए थे। और आज भी पुणे में जो राहुल गांधी ने किया वो भी राहुल गांधी सेंटर में ही है। तो राहुल गांधी का जो अपना काम है, राहुल गांधी वो अपना काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बदलाव आएगा तो किसी राजनीतिक आंदोलन के जरिए ही आएगा। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, कल भी हम लोगों ने इसी पे चर्चा की थी कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक सरकार बदलने या नरेंद्र मोदी को बदलने का काम है ही नहीं। राहुल गांधी का काम जो है वो सीधा सीधा व्यवस्था को बदलना और जो सरकार की नीतियां हैं जिसकी वजह से जुल्म होता है छात्रों के ऊपर, समाज के बड़े तबके के ऊपर, उन नीतियों को ठीक करना है। तो राहुल गांधी का काम समाज सुधार से लेकर और राजनीतिक सुधार दोनों तक है। आंदोलनों का भी उसमें बड़ा हिस्सा है और आंदोलन भी समाज को बदलने का काम करते हैं। लेकिन आंदोलनों में भटकाव भी होते हैं, तो उन भटकाव को भी ठीक करना पड़ता है और उन पर भी चर्चा करनी पड़ती है कि आंदोलनों में भी भटकाव नहीं आने पाए। क्योंकि इन भटकाव का फायदा सरकार उठाती है कि जहां भी थोड़ा सा रास्ता मिले आंदोलन भटकाव का, वो फायदा उठाए। राहुल गांधी के चूंकि पॉलिटिकल कार्यक्रम है, उसमें भटकाव की गुंजाइश निकालने की कोशिश करती है बीजेपी। आप देखिए किस तरीके से सब कूद पड़ते हैं एकदम से राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन चूंकि भटकाव होता नहीं है तो इसलिए कामयाब नहीं हो पाते हैं। सबको लौट के अपने दड़ों में वापस जाना पड़ता है। तो यही है कि जब आप एक तय रणनीति के तहत चलते हैं, एक आपका विचार होता है, आपका लक्ष्य निर्धारित होता है और एक पॉलिटिकल आपका रणनीति होती है, तब भटकाव की संभावनाएं कम होती हैं। तो राहुल गांधी के कार्यक्रम में भटकाव की संभावनाएं शून्य है। तो राहुल गांधी इसीलिए मजबूती से जमे हुए। तो राहुल गांधी जो कर रहा है, देखिए हमने चाहे वो साहिल लोचक की FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे, उसकी मां ने भी प्रेस से बातचीत की, उसकी एडवोकेट ने भी बातचीत की, साहिल लोचक ने भी प्रेस से बातचीत की। सबके केंद्र बिंदु क्या थे बातचीत का कि राहुल गांधी सेंटर पॉइंट में है। तो राहुल गांधी तो सेंटर पॉइंट में है ही, और कोई भी आंदोलन अब देश के अंदर होगा राजीव जी, उसका सेंटर पॉइंट राहुल गांधी होंगे ही होंगे। इसलिए होंगे कि सरकार को कौन अपदस्थ कर सकता है, मोदी जी को कौन अपदस्थ कर सकता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी आंदोलन जो होगा, वो चाहे छात्रों का हो चाहे युवाओं का होगा, वो सरकार में तो नहीं आ जाएंगे। वो एक मुद्दे को लेकर आंदोलन कर सकते हैं, एक मुद्दे को लेकर वो सरकार को हिला सकते हैं, लेकिन सरकार बदलना और सरकार में आने का काम जो है वो राहुल गांधी को करना है। तो जाहिर सी बात है कि सेंटर पॉइंट वही होंगे, चाहे देश के अंदर कितने भी आंदोलन चलते रहे। जिस समय ये जनता मंतर का आंदोलन चल रहा था, उसी समय केन बेतवा पे भी आंदोलन चल रहा था आदिवासियों का। राहुल गांधी ने बाद में उनसे भी मुलाकात की, वो भी सारी बातें सामने आई। तो जितने भी राजीव जी देश के अंदर आंदोलन चल रहे हैं या जितने भी लोग आंदोलित हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनके केंद्र में भी राहुल गांधी हैं। ये बिल्कुल एकदम तयशुदा बात है और मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा एक छोटा कमेंट लूंगा प्रशांत जी आपसे भी। प्रशांत जी बात प्रशांत जी, बात हो रही है राहुल गांधी की। CJP का आंदोलन एक बार फिर शुरू होने जा रहा है और इस आंदोलन को कैसे देखा जाए और पैरेलली राहुल गांधी का अगला कार्यक्रम कहाँ है ये अभी पता नहीं है, होना है, लेकिन अभी पिछले कार्यक्रम की खुमारी जो है वो ख़त्म हो तब तो अगला कार्यक्रम हो, ये भी बात है। क्योंकि देश में खुमारी है, हम लोग मंच पे देख रहे हैं, मंच के बाहर देख रहे हैं, युवाओं में जोश है और इससे सरकार परेशान है, वो भी दिखाई दे रहा है।
और आपने ही बताया, तस्वीरें देख रहा हूँ, गिरिराज सिंह पायजामा कुर्ता छोड़ के अब आ गए हैं पैंट शर्ट में, जेंजी बन गए हैं। ये देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए गिरिराज सिंह आपके ऊपर है, दिखाई दे रहे हैं, गिरिराज सिंह है। वो कह रहे हैं कि मैं बेबी हूँ, प्रशांत जी अंग्रेजी बोल रहे हैं जी, और इंग्लिश बोल रहे हैं। हाँ, अंग्रेजी बोल रहे हैं और कह रहे हैं मैं बेबी हूँ, और जेब में हाथ डाल के आप देखिए कैसे। असल में देखिए, जेन जी एक पॉपुलर तो हो गया टर्म, और उसका एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं। अभी सुनील जी ने बहुत बढ़िया बात की ना कि वो मनुस्मृति को रिजेक्ट कर चुका है जेन जी। वो नई वैल्यूज के साथ आ रहा है। उस वैल्यूज में कौन फिट होता है, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो ये जो महाशय ऊपर हैं वो हो, आपको जेन जी से संवाद करने के लिए उसकी भाषा बोलनी पड़ेगी। उसकी भाषा वस्ते गुना हुआ नहीं है, उसकी भाषा उसकी वैल्यूज है। ये उसके इशारों पे कि आप ऐसे करोगे या कुछ उससे नहीं है। वो अपने में अपने आपस में बात करते हैं उस भाषा में, लेकिन वो आपकी लैंग्वेज को समझते हैं। 30 सेकेंड लगता है उनको, एक हाथ से मोबाइल चलाते हैं और वो एआई के किसी टूल पे जाते हैं और वो फैक्ट चेक कर लेते हैं। उसकी वैल्यूज को समझिए ना। अभी मैं देख रहा हूं कि एक यंग डॉक्टर प्रबलीन कौर, अब उसने पहले दिन वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गई और डे 1 उसने इस्तीफा दे दिया इस बात पे कि बिना मतलब लोग आईसीयू में रखे जा रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं आईसीयू में रखने की। उसको लगा कि अनएथिकल है, आप पैसा वसूल रहे हैं। ये वैल्यूज लेकर जेन जी आ रहा है। वो पिछली जनरेशन के डॉक्टरों की तरह नहीं है कि जो कोई सर्दी जुकाम पे भी जाए, सुनील जी को लगता है कि सर्दी जुकाम है तो उसके भी 15 टेस्ट वो लिख दे लैब में और लैब से ही पैसा ले। तो ये अब जो जेन जी आ रहा है वो केवल जंतर मंतर पे नहीं है, केवल वो पुलिस से मजाक करके वीडियो नहीं बना रहा है। वो पूरे उसकी एक पूरे वैल्यू सिस्टम है। उस वैल्यू सिस्टम में राहुल गांधी फिट बैठते हैं। जब ये जेन जी स्कूल में था राहुल गांधी, तब से वही बातें कर रहे हैं। जब आज का जेन जी जेन अल्फा की एज में था राहुल गांधी, तब से वही बातें कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी वैल्यूज को आज की जनरेशन समझ रही है, क्योंकि वो उनको एक तारतम्यता दिखाई देती है कि हाँ भैया हमारी भाषा बोल रहा है। वो कपड़ों से नहीं है। हम लोग जंतर मंतर जाते रहे, वो कपड़े कौन से पहनते, तो बनियान पहने खड़े वहां पे जी। तो उनको कपड़ों से नहीं है, उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, उनको मतलब उसकी वैल्यूज से है। और वो वैल्यूज नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते। वो हेट वाली पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता है, वो गैर बराबरी को रिजेक्ट करता है। और ये बीजेपी का जो आरएसएस का कारखाना है वो उसी पे चलता है। क्यों? जेंजी लड़कियों से तो मोहन भागवत ही मिले और लड़कियों ने बाहर आके क्या कहा, ये भी हम लोगों ने देखा। तो आपको भारत के युवा से इंगेज करने के लिए पहली शर्त कि आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। वो आप झूठ बोलेंगे उसको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा पकड़ने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलते चलते उस आंकड़े को दिखाते हैं जो अभी आप बता रहे थे। देखिए आर्टिकल वॉल्यूम इन टुडेज विंडो। आज राहुल गांधी के ऊपर, जो अभी प्रशांत जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, 216 आर्टिकल्स राहुल गांधी के ऊपर हैं और नरेंद्र मोदी के ऊपर 165 हैं। राहुल गांधी काफ़ी आगे हैं, ये साफ देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 161 हैं, अमित शाह के ऊपर 103 हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर 17 और अखिलेश यादव के ऊपर 61। राहुल गांधी
यहाँ काफ़ी आगे हैं। गूगल न्यूज़ आरएसएस फीड के ज़रिए ये जो आंकड़े हैं यहाँ तक है। दूसरा, वीडियो को लेके आइए। वीडियो कितने बने हैं देखिए। वीडियो वॉल्यूम इन टुडेज़ विंडो, आज वीडियो कितने बने हैं, ये 7 बजे से 11 बजे के बीच के आंकड़े यहाँ पर डिबेट स्लॉट के, खासकर इवनिंग डिबेट स्लॉट में देखिए। नरेंद्र मोदी पे 28 हैं, जबकि राहुल गांधी पे 121 हैं। 121 नरेंद्र मोदी के ऊपर 28। ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। चलिए, ये ज़रूरी है ये समझना, ये परिवर्तन जो बता रहे थे हमारे साथी प्रशांत जी, ये परिवर्तन दिख रहा है। 121 वीडियो राहुल गांधी के ऊपर और मात्र 28 वीडियो नरेंद्र मोदी के ऊपर। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? जी हाँ, सिर्फ एक छोटी सी बात कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो इस आरएसएस फीड को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न समझे। वो आरएसएस फीड जो है वो एपीआई की तरह एक रियली सिंपल सिंडिकेशन है, जो तमाम जो न्यूज़ वेबसाइट है वो आरएसएस के फीड में डालते हैं। आपकी वेबसाइट में भी होगा, सबकी वेबसाइट में होता है, जिससे कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपकी जो न्यूज़ आइटम वो चले जाए। तो गूगल जो है वो गूगल आरएसएस फीड से मीडिया हाउसेस की न्यूज़ को लेता है, जिसका डेटा आप देख रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कुछ परिवर्तन का एक नमूना जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने हम रख रहे थे, किस ढंग से यहाँ धीरे धीरे चेंजेज और शुरुआत से लेकर आखिर तक पिछले डेढ़ घंटा हो गया लगभग। और यही हम यहाँ इसी का विश्लेषण कर रहे थे कि कैसे देश की सियासत में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, और उसमें कौन कौन किरदार हैं। उसमें राहुल गांधी सबसे बड़े किरदार, उनके इर्द गिर्द सब ब्रांचेज की तरह दिखाई देते हैं, चाहे वो सीजेपी हो, चाहे वो सर्जियो गोर हो या कोई और हो। ये सब ब्रांचेज की तरह दिखाई देते हैं। आने वाले समय में सब क्या एकजुट होकर और मजबूत करेंगे राहुल गांधी की आवाज़, देखेंगे हम। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका भी शुक्रिया। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दानापुर पटना बिहार से, अमन चौधरी साहब जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ मुकीम सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं, रजवी साहब, और नितेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सुपर चैट भी हैं, असलम चिश्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरसिंह कुंदलवाल साहब, और तमाम दोस्तों आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।